हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो 100 डे चैलेंज का आज का मेरा लास्ट डे। तो आपके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को ये भी पता है कि मेरे द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट की हो गई होंगी। तो आइए चलो चलते हैं आज के सेशन के अंदर कि किस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये क्वेश्चन किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जो कि आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करो एंड देन क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। और मुझे पता है कि आपने ये क्वेश्चंस पहले ही हमारे ऐप के ऊपर अप्लाई करके रखे हुए हैं विद इन टाइम, और मुझे ये भी पता है कि आप ही हो वो विनर जो कि आईआईटी जेम का रिकॉर्डेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जीतना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि वीडियो को पॉज करो एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है ये तो आपको पता ही। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्वेश्चन किस तरीके से कौन से स्टेटमेंट को यहां पर करेक्ट करता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ बी सेल विथ मायोलेमा सेल। मायोलेमा सेल क्या होती है? एक प्रकार की कैंसरस सेल होती है। कैंसरस सेल, मायोलेमा सेल, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती, बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो इसीलिए बी सेल को मायोलेमा सेल के साथ में फ्यूज कराया जाता है और इसी के थ्रू यहां पर मायोलेमा सेल का एक कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर जो कि इमॉर्टल कैरेक्टर होता है और बी सेल का एक कैरेक्टर जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर हाइब्रिडोमा सेल बनती है, हाइब्रिड सेल बनती है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इट अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अ सिंगल एंटीजन। बिल्कुल करेक्ट बात है कि मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है कि एक ही एंटीजन या एक ही एपिटोप के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल क्या होती है? जो कि एक एंटीजन या फिर एक बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग टाइप के एपिटोप्स के अगेंस्ट बाइंड होती है, उसको हम बोल देते हैं पॉलीक्लोनल। मतलब ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी के दोनों एंड एक ही टाइप के एपिटोप से बाइंड हो, उसको बोल देते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। हाइब्रिडोमास आर इमॉर्टल सेल लाइन दैट कैन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बिल्कुल करेक्ट बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो सेल का फंक्शन एक ही सेल के अंदर आना, इसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड सेल। और हाइब्रिड सेल को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडोमास। तो यहां पर एबीसी तो करेक्ट आ गया। ठीक है, डी की बात कर लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिडोमास आर हाईली हेट्रोजिनस। नहीं, होमोजीनस पाई जाती है। होमोजीनस का मतलब जो कि सिंगल एपिटोप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एपिटोप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम यहां पर? होमोजीनस टाइप की एंटीबॉडी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी रॉन्ग, डी रॉन्ग। और उसके बाद में या ई की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलीक्लोनल। नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जाती है। तो ई बी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हुआ। तो होप सो कि आपने भी यहां पर करेक्ट आंसर फर्स्ट लगाया होगा, ए बी एंड सी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विथ कॉन्सेप्ट विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो मैंने आपको बता ही दिया एज ए एग्जांपल लेके भी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नेचुरल सोर्स से ये ऑलवेज ड्राइव होती तो फिर हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते? वो तो एक सिंथेटिक मेथड है ना। तो यहां पर ऑलवेज वर्ड गलत है। दे रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द सिंगल स्पेसिफिक एंटीजन एपिटोप। बिल्कुल करेक्ट बात है।
ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियल सेल की बात करूं मैं, तो मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट इस तरीके के एंटीजन के ऊपर हम अगर बात कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये इस तरीके के एंटीबॉडी ये एक ही टाइप के एंटीजन से बाइंड कर पाए, उसको हम बोल देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, बाकी अगर कभी ये एंटीबॉडी वापस प्रेजेंट है तो वो इससे बाइंड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये मोनोक्लोनल है, एक ही टाइप के एपिटोप के लिए बनी है। ठीक है, इस एपिटोप के लिए दूसरी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। बिल्कुल करेक्ट बात है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर ले, जैसे कि आपको पता है एलाइजा, RIA मेथड, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर यूज किए जाने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक होती है एलाइजा में, और यहां पर जो RIA मेथड होती है जिसमें रेडियो लेबल एंटीजन का यूज किया जाता है, तो उससे बाइंड करवाने के लिए भी तो एंटीबॉडी रखी जाती है। ये एंटीबॉडी बनाई जाती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ही यूज किया जाता है। तो यहां BNC ए वैसे इनकरेक्ट है, तो दो ऑप्शन वैसे ही गए, BNC यहां पर भी, BNC यहां पर भी, मतलब डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को बता देगा। हाइब्रिडोमास आर क्रिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ टी सेल, नहीं मायोलेमा सेल एंड बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, मायोलेमा सेल एक कैंसर सेल जिसका इमॉर्टल कैरेक्टर बी सेल के साथ में फ्यूज करके एक हाइब्रिड सेल का प्रोडक्शन करता है, और यही हाइब्रिड सेल एंटीबॉडी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने से फोर्थ आंसर करेक्ट आ गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडोमास, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हाइब्रिडोमा सेल के थ्रू यहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि नॉर्मल बी सेल भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती है, बट ये इमॉर्टल नेचर की नहीं होती है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम डे की होती है, उसके बाद में ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है फोर्थ। होप सो कि आपका भी वही आया होगा। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर खुद की सेल या खुद के प्रोटीन या सेल्फ प्रोटीन के अगेंस्ट या सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी का जनरेशन हो जाता है, एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, सेल्फ एंटीजन या सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है, टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देती है, जिसके कारण ये एंटीबॉडी सेल्फ टिश्यू या सेल्फ सेल के एंटीजन या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन को ही डिस्ट्रॉय करती है। तो इस प्रकार के डिसीज को हम क्या बोल देते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड के अंदर बता दिया, उसको स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं कि क्या यहां पर करेक्ट है। ऑटो एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज दैट टारगेट एंड अटैक द सेल्फ एंटीजन। बिल्कुल करेक्ट बात है कि सेल्फ एंटीजन को ही टारगेट करती है, सेल्फ एंटीजन। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन इन द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बिल्कुल करेक्ट बात है। मैंने अभी आपको समझाया कि किसी ना किसी टिश्यू को या फिर किसी ना किसी सेल के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। देन नेक्स्ट, autoimmune autoantibody are produced by the B cell in response to the foreign antigen। नहीं, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडी बन जाती है, इसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहां सी स्टेटमेंट रॉन्ग, सी स्टेटमेंट रॉन्ग, तो हमारे पास अभी दो आंसर बचे हैं। वैसे ए स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा वैसे ही आंसर थर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ए आंसर नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून ऑटो एंटीबॉडी इंक्लूड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। बिल्कुल करेक्ट बात है। ANA रेमेटाइटिस फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के यहां पर एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता चुका हूं अपने क्वेश्चन में, उसको नोट कर लेना। हर एक स्टेटमेंट यहां पर एक क्वेश्चन को जनरेट करता है। मैं ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आपको बना के लाया हूं कि ये 6 क्वेश्चन यहां पर ऑल ओवर
24 क्वेश्चन को बना के लाती है, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज आर ओनली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल विथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जेनेटिकली हेरिटेबल होता है या फिर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ये तो उसके खुद के इम्यून सिस्टम के अनकंट्रोल्ड यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के कारण या सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट या सेल्फ हम बोल सकते हैं प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के कारण बनता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। Which statement accurately describe autoimmune disease affecting specific organ? कि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्टिंग करती है, उसका कुछ यहाँ पर विद द स्टेटमेंट वाइज करेक्ट आंसर हमें देना है। टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिसीज अफेक्टिंग द पेनक्रियाज, बिल्कुल करेक्ट बात है। डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंसुलिन का कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए, और ये इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला पेनक्रिया जो कि बीटा सेल होती है, तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी की इस पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम अटैकिंग नर्व सेल, बिल्कुल करेक्ट बात है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक प्रकार का नर्व डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑटो इम्यून थायरॉइडिटिस इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम टारगेटिंग थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। थायराइड से लेकर थायराइड ग्लैंड का ही तो यहाँ पर इंफेक्शन क्रिएट होगा, तो एबीसी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक बार आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आईबीडी डिसीज किसकी वजह से होती है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका वाला। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस अफेक्ट द किडनी, हेपेटाइटिस से तो लीवर को अफेक्ट करेगी, किडनी को क्यों अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर मुझे इस स्टेटमेंट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे कि क्या ये स्टेटमेंट किस तरीके से गलत हो सकती है, किस तरीके से करेक्ट हो सकती है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करना, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर सेकंड आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो एंड देन यहां पर इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करो। Which statement accurately describe the treatment of autoimmune disorder? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को? तो अभी तक क्या हम ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट को देख चुके हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या यूनिक चीज है? ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर कभी हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, तो इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो चुका है खुद के सेल्फ प्रोटीन या एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसको सप्रेस करना तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो सबसे पहले तो आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस करो। इम्यून सिस्टम जैसे ही सप्रेस होगा तो वहां पर हम उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपीज एम टू रिस्टोर द इम्यून बैलेंस, बिल्कुल करेक्ट बात है कि यहां पर कोई थेरेपी की जा सकती है जिसके कारण हम अपने इम्यून सिस्टम को जो सप्रेस किया है उसको वापस से रिकवर कर सके, ठीक है, रिस्टोर कर सके। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड विद द एंटीबॉडीज, क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी एंटीबॉडी से क्योर होगा, जबकि एंटीबॉडी ही यहां पर इंफेक्शन क्रिएट कर रही है। तो अभी तो इम्यूनोसप्रेसिव यहां पर बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस करेंगे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द ऑटो इम्यून डिसीज, तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ना, ये किस तरीके से यहां पर बोल सकते हैं हम कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे ए बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी तो इनकरेक्ट है, यहां पर ए नहीं है, यहां पर ए सी यहां पर आ गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी डी यहां पर है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बच रहा है, मतलब डी। देखते हैं नेक्स्ट वाला, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन पैथोजेंस इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वैक्सीनेशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए बिल्कुल यूज नहीं की जाती। वैसे इस स्टेटमेंट को एक बार वापस देख लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉमनली यूज्ड
टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हालांकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो ये तो एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और स्टेरॉइड हार्मोन किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, जबकि इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली बात कि उस हाँ हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर रिपेयर प्रोसेस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये डी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वैसे हमारा आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक प्रकार का स्टेरॉइडल हार्मोन है। ठीक है, और स्टेरॉइडल हार्मोन होने के साथ साथ इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शनल रोल है। हालांकि अगर हम देखें कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है जहां पर इन्फ्लामेशन कॉज हो गया, देखो इन्फ्लामेशन होता कैसे, जैसे मास्ट सेल हो गई, बेसोफिलिक सेल हो गई, ये जनरली हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि यहाँ पर इंडिकेशन करने का काम करते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, और ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं जिससे कि सारी इम्यून सेल यहाँ पर इकट्ठा हो और इस तरीके के इन्फ्लामेशन को क्योर करे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के रिपेयर करने का काम रिपेयर सिस्टम करता है। हालांकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन किस तरीके से हेल्प करता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो एंड देन यहां पर इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंटीबॉडीज ऑन द वेस्टर्न ब्लॉट। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करना है यहाँ पर, वो भी एंटीबॉडी का। जनरली अगर हम बात करें तो हैवी चेन 100 मॉलिक्यूलर वेट की होती है, मतलब एक चेन की बात करूं मैं तो एक चेन 50 किलो डाल्टन की होती है और दूसरी भी 50 किलो डाल्टन की होती है। बट बाय चांस ये बीच में जुड़े होते हैं डायसल्फाइड बॉन्ड से, तो डायसल्फाइड बॉन्ड अगर ब्रेक ना हो तो 100 किलो डाल्टन के ऊपर इनका वाला मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। अगर डायसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो दोनों चेन एक 50 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट के एक बेंड क्रिएट करती है। लाइट चेन की बात करें, लाइट चेन इक्वली हम बोल सकते हैं 25 मॉलिक्यूलर वेट की होती है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ बैंड ऑन द वेस्टर्न ब्लॉट। बिल्कुल करेक्ट बात है कि वेस्टर्न ब्लॉट अगर हम बनाएं तो वेस्टर्न ब्लॉट के ऊपर एंटीबॉडी का इस तरीके से बैंड क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले यहां पर IgG एंटीबॉडी, तो एक बैंड हमें 50 किलो डाल्टन पर और एक बैंड 25 किलो डाल्टन पर मिलता है जब हम बीटा मर्केप्टो इथेनॉल से ट्रीट करते हैं। वही अगर हम बात कर ले किसकी वाली IgM एंटीबॉडी की, तो IgM एंटीबॉडी 50 किलो डाल्टन अप्रोक्सीमेट 25 किलो डाल्टन के ऊपर, एंड देन इनके पास में एक J चेन का बैंड भी आता है 17 किलो डाल्टन पर। ठीक है, तो ये भी आप बात को समझ लेना इस तरीके से। हैवी चेन टिपिकली अपीयर एट द अप्रोक्सीमेट 50 किलो डाल्टन, बिल्कुल करेक्ट बात है। लाइट चेन टिपिकली अपीयर एट अप्रोक्सीमेटली 25 किलो डाल्टन, ये भी बात करेक्ट है। मैंने आपको बताया ना, अभी अच्छे से बताया मैंने कि कोई एक एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो एंटीबॉडी की इस तरीके से एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी है डायसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है। तो एक चेन यहां पर 50, दूसरी चेन 50, एंड देन लाइट चेन की बात कर ले तो लाइट चेन यहां पर 25 और 25 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट की होती है, और ये भी डायसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है। ठीक है, मतलब अगर कभी हम बात कर ले IgG की तो IgG अप्रोक्सीमेट, चलो अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते, उसमें ही पता चल जाएगा। The total molecular weight of IgA antibody is approximately 150, बिल्कुल नहीं, यहां 150 अप्रोक्सीमेट होता है IgG एंटीबॉडी का। ठीक है, the molecular weight of antibodies can vary significantly due to glycosylation। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पर ग्लाइकोसाइलेशन के कारण अलग अलग एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि IgG की मैं बात कर लूं, IgD भी मोनोवेलेंट होती है, IgG भी मोनोवेलेंट होती है, तो ये दोनों मोनोवेलेंट होने के साथ साथ इनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंशिएट करता है। क्यों डिफरेंशिएट करता है? क्योंकि इनके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन की डिफरेंट यूनिट यहां पर बाइंड करती है। तो हमारा ई स्टेटमेंट भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो A, B, C एंड ई स्टेटमेंट भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, आपको इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर मजा बहुत आया होगा और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व हुए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर स्टेटमेंट की बात की थी, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन वाली स्टेटमेंट वाली बात हो गई। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं कोई अगले कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर। थैंक यू।